चलें जी, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं स्केलर्स एंड वेक्टर्स। चलें, दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। तो मैंने कहा कि हम स्टार्ट कर रहे हैं स्केलर्स एंड वेक्टर्स, ठीक है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस वजह से क्योंकि जो चीज़ जो जो हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं ना, वो आप ऑलमोस्ट इन एवरी चैप्टर आप उसको यूज कर रहे होगे। मतलब अपार्ट फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी, अ बिट ऑफ वेव्स, न्यूक्लियर फिजिक्स के अलावा ऑलमोस्ट एवरी चैप्टर, जहां जहां जिस जिस चैप्टर के अंदर आप किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के साथ डील कर रहे होंगे, उस चैप्टर के अंदर वो तमाम डिटेल्स, वो तमाम डायग्राम्स, वो तमाम लॉजिक्स, तमाम कैलकुलेशंस जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं, जो इस पार्ट ऑफ द चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, वो आपके लिए बड़ा अहम होगा। हद तक कि सिर्फ यहाँ नहीं, यूं समझ लें कि अब आपके लिए जो फिजिक्स की मैथमेटिक्स है वो स्लाइटली चेंज हो जाने वाली है। तो ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि जी हर जगह हम यही लगा रहे होंगे। तो इवन ये ए टूज हम इन चीजों को अपने साथ रखेंगे, ठीक है जी। अच्छा, ये एक्चुअली चैप्टर चेंज नहीं हुआ है। दिस इज वी आर स्टिल ऑन द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज फिजिकल क्वांटिटीज एंड यूनिट्स, ठीक है। ये उसका थर्ड पार्ट, जैसे मैंने शुरू में समझाया था, तो ये इसका थर्ड पार्ट है, स्केलर्स एंड वेक्टर्स। तो बहुत सारी बेसिक्स आपने इसकी ओ लेवल्स में पढ़ रखी भी होंगी, लेकिन हम बिल्कुल ही स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं, अज्यूमिंग दैट कि ओ लेवल्स का जो भी आपने पढ़ा है वो आपको याद नहीं, ठीक है ना। तो बिल्कुल स्क्रैच से, बिल्कुल जीरो लेवल से हम इस चैप्टर को देख रहे हैं, इस सेक्शन को देख रहे हैं। देखिए, हमने जब फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ रहे थे, तो उसमें फिजिकल क्वांटिटीज को पढ़ते हुए मैंने कहा था एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड कैलकुलेटेड इज अ फिजिकल क्वांटिटी, इट रिक्वायर्स अ यूनिट, हैव अ मैग्नीट्यूड। ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज है, और फिजिकल क्वांटिटीज को फिर हमने कहा था कि हम कैटेगराइज कर रहे हैं। वहां पे हमने जो एक मेजर कैटेगरी बनाई थी, हमने कहा था कि बेस क्वांटिटीज होती हैं, ड्राइव क्वांटिटीज होती हैं। बेस क्वांटिटीज 7 क्वांटिटीज थी, ड्राइव क्वांटिटीज अदर क्वांटिटीज जो उन 7 से मिलकर के बनी थी, एंड सो लॉन्ग, जो हमने सारी चीजें देखी। इसके अलावा एक और मेजर क्वांटिटी, एक मेजर कैटेगरी है ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, वो है आपके पास स्केलर्स एंड वेक्टर्स। A lot of physical quantities are referred as scalar quantities, and there are few quantities जिनको हम वेक्टर के नाम से रेफर कर रहे होते हैं। Now, what's the major difference? ये तो सबको याद होता है कि जनाब सर, scalar quantities are the one which have only magnitude and no direction, and vector quantities are the one which have magnitude as well as the direction, ठीक है जी। तो ये एक मेजर डेफिनेशन थी, सबको याद है। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, यहीं से हम रिकॉल करना शुरू करेंगे। उसके अलावा फिर हम वेक्टर्स के ऊपर बड़ा तफसीली गुफ्तगू करने वाले हैं दफा, ठीक है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम डिफाइनिंग व्हाट स्केलर क्वांटिटीज आर, तो जस्ट टू रिकॉल, आप मेरे साथ साथ लिखेंगे। मैंने कहा कि मैं स्केलर को हम डिफाइन कर रहे हैं, स्केलर को हम डिफाइन करते हैं एज क्वांटिटीज which have only magnitude in no specific direction. In no direction. They are referred as scalar quantities, ठीक है। एग्जाम्पल्स में वी हैव नंबर ऑफ क्वांटिटीज जिनको हम एज एन स्केलर क्वांटिटी रेफर कर सकते हैं, ठीक है ना। इसी एग्जाम्पल में मैंने कहा कि हम लिख सकते हैं वी हैव टाइम, वी हैव स्पीड, डिस्टेंस, वोल्टेज। कोई कोई डायरेक्शन नहीं है फिजिकल क्वांटिटीज में। अच्छा, सिमिलरली वर्क डन। वर्क डन जब पढ़ रहे होते हैं ना, तो बच्चों को कंफ्यूजन होती है, सर इसकी डायरेक्शन लग रही है हमें होगी, लेकिन होती नहीं है, ठीक है ना। तो क्यों लगती है, जब वर्क डन पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे। सिमिलरली प्रेशर इज वन ऑफ द क्वांटिटी जहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है कि सर प्रेशर भी लग रहा है कि एक स्केलर, एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, नो इट्स अ स्केलर क्वांटिटी। और बहुत सारे, मैंने कहा रेजिस्टेंस, एनर्जी। एनर्जी को मैं खासतौर पे लिखूंगा क्योंकि अभी बिल्कुल अपकमिंग रिसेंट के अंदर
टॉपिक्स के अंदर हम दो तीन चीजें ऐसी देखेंगे जहाँ पे एनर्जी बीइंग स्केलर क्वांटिटी थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगी एंड मैनी। ठीक है। ये आपके पास जो क्वांटिटीज की लिस्ट मैंने लिखी, ये वो क्वांटिटीज हैं जो कि स्केलर क्वांटिटीज है, एज इन के इनको रिक्वायर्ड नहीं है कि डायरेक्शन बताया जाए। इस बात को थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं, जरा सा नहीं, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं जाएंगे। देखिए क्यों हम कह रहे हैं कि द क्वांटिटीज डज नॉट रिक्वायर्ड एनी डायरेक्शन। देखिए अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द क्लास, आप बोलेंगे सर एन आवर 15 मिनट्स, 60 मिनट्स, 50 मिनट्स। अब ये मुकम्मल हो गई ना, इंफॉर्मेशन इज कंप्लीटेड, राइट। अगर मैं आपसे बोलूँ कि जनाब ये जो बल्ब है ये कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, आप बोलेंगे इसमें 60 जूल्स कर रहे हैं एवरी सेकंड के अंदर, मुकम्मल हो गई। अब आपने ये नहीं बताना कि सर लेफ्ट साइड पे इतना करता है, राइट साइड पे इतना करता है, ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट करती ही नहीं है। ठीक है ना। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ कि इस ऑब्जेक्ट का मास कितना है, आप कभी नहीं पूछोगे सर अपर डाउनवर्ड लेफ्ट राइट, कुछ भी नहीं। मास इज अ मास हैविंग अ मैटर, उसकी मैग्नीट्यूड है, उसका एक यूनिट है, वो आपने बयान कर दिया। तो वो क्वांटिटी जिनकी रिक्वायरमेंट भी नहीं आती कि आप उसको डायरेक्शन बताएं तब जाके उसकी इंफॉर्मेशन कंप्लीट होगी। ठीक है ना। दोज क्वांटिटीज बेसिकली आर रेफर्ड एज स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है। स्केलर क्वांटिटीज की रिक्वायरमेंट में सिर्फ एक ही चीज आती है। ठीक है। अगर उनकी रिप्रेजेंटेशन की बात की जाए तो उनकी रिप्रेजेंटेशन रिक्वायरमेंट सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू विद यूनिट, दैट्स इट, बात खत्म। ठीक है। अब एग्जाम्पल, मैंने कहा टाइम ड्यूरेशन था 50 मिनट्स का, दे दिया ये टाइम ड्यूरेशन, बात खत्म हो गई, इंफॉर्मेशन कंप्लीटेड। तो सच क्वांटिटीज आर रेफर्ड एज स्केलर क्वांटिटीज। ऑन दी अदर हैंड जो हमारे पास दूसरा टाइप है जो एक्चुअली हम पढ़ने जा रहे हैं, एक्चुअली हमारा जो टॉपिक है दैट्स वेक्टर, मेजर जो टॉपिक, वेक्टर क्वांटिटीज। मैंने यहाँ पे लिखा है वेक्टर क्वांटिटीज। अच्छा ऊपर भी मुझे स्केलर क्वांटिटीज लिखना चाहिए था, इस क्वांटिटीज को लिखने से क्या फर्क पड़ रहा है अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। वेक्टर क्वांटिटीज हमने किन को कहा, हमने कहा द क्वांटिटीज, द क्वांटिटीज which have both, both क्या चीजें हैं, a magnitude and a specific direction। मैग्नीट्यूड भी होगा और स्पेसिफिक डायरेक्शन भी होगी। ठीक है ना। वो क्वांटिटी जिनके पास ये दोनों चीजें, वो आपके पास कहला रही है वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है। अच्छा अब इनकी एग्जांपल्स देखें कि आपके पास वेक्टर क्वांटिटीज की एग्जांपल्स क्या क्या है। लकीली हमारे पास लिमिटेड एग्जांपल्स है, तो हम अगर सारी क्वांटिटीज में से सिर्फ वेक्टर याद कर लेंगे, वेक्टर कौन कौन सी है, तो उनके अलावा जितनी भी रहेंगी वो सारी स्केलर होंगी। ठीक है ना। तो हम एग्जांपल्स लिख रहे हैं। एग्जांपल्स में सबसे पहला नाम हम लिख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट। ऊपर मैंने डिस्टेंस लिख रहा था, यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट लिख रहे हैं। दोनों लेंथ है, दोनों का यूनिट मीटर्स है। मेजर डिफरेंस बीइंग स्केलर एंड वेक्टर। एंड फिर फर्दर जब हम काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे तो इसके ऊपर बात करेंगे। डिस्प्लेसमेंट, देन वी हैव वेलोसिटी। सिमिलरली स्पीड लिखा था यहाँ पे ऊपर, वेलोसिटी। देन वी हैव एक्सेलरेशन, वी हैव मोमेंटम, एंड वी हैव फोर्स। तो बेटा ये वो पांच फिजिकल क्वांटिटीज हैं आपके एंटायर सिलेबस के अंदर जिसको आप एज अ वेक्टर क्वांटिटी पढ़ रहे होते हैं। मतलब ये वो क्वांटिटीज हैं जिनको मैग्नीट्यूड यूनिट के अलावा एक तीसरी चीज चाहिए जिसे आप डायरेक्शन कह रहे होते हो। ठीक है। एज एन अगर मैं बोलूँ कि दिस ऑब्जेक्ट नीड्स टू बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम हियर, तो हियर
कहाँ रखनी है? अगर मैं बोलूँ कि मूव दिस ऑब्जेक्ट 20 मीटर्स, तो 20 मीटर्स मैंने सिर्फ इतना कह दिया, मूव दिस ऑब्जेक्ट 20 मीटर्स, तो बात इनकम्प्लीट है जब तक मैं ये ना बता दूंगा आपको कि 20 मीटर्स इन व्हाट डायरेक्शन। द फोर्स इज टू बी अप्लाइड ऑफ 60 न्यूटन, बट इन व्हाट डायरेक्शन? ठीक है जी। different direction of the force would have may have different results। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ एक ऐसी क्वांटिटीज हमारे पास मौजूद है जिनकी डायरेक्शन को चेंज करने से हमारे पास जो रिजल्ट्स है वो बहुत डिफरेंट हो जाते हैं। Acceleration being in opposite direction creates a deceleration. Force being in an opposite direction may cause a decrease in the motion, may cause a change in the direction। आई बात समझ में? तो यहाँ ये जो क्वांटिटीज हैं इनमें डायरेक्शन बहुत अहम रोल प्ले कर रही है। तो इस वजह से इनको अलग से कैटेगराइज किया और मैंने कहा कि ये वेक्टर क्वांटिटीज है। तो स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज में एक मेजर फर्क इनकी डेफिनेशन से, द क्वांटिटीज विच रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड ओनली आर स्केलर, द मैग्नीट्यूड द quantities which require direction along with the magnitude are referred as vector quantities। अब देखिए ये तो था डिफरेंस, बहुत ही बेसिक सा। जो अहम चीज है जो हम लोगों ने पढ़नी है, जो जिसकी तरफ हमारा टारगेट है, दैट इज अ वेक्टर। अब ये एक यूनिक फैक्टर आज आप देखिए। सबसे पहली चीज, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन अ वेक्टर क्वांटिटी एंड अ वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी आर फिजिकल क्वांटिटी, जो कि हमने लिखा डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स। ठीक है ना? दीज आर द फिजिकल क्वांटिटीज जो कि वेक्टर क्वांटिटीज हैं। अ वेक्टर इज एन एरो हेडेड लाइन। वेक्टर कहते हैं आप एरो हेडेड लाइन को जो कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेगा। तो पहले मैं हम लिख लेते हैं इसके बारे में, उसके बाद फिर उसको मजीद बात करेंगे। मैं बोलूंगा कि अ वेक्टर is an arrow headed line that represents a vector quantity graphically। मतलब एक स्केलर क्वांटिटी को लिखने का तरीकेकार क्या था? आपने न्यूमेरिकल वैल्यू लिख दिया, आपने इनवर्ट्स बता दिया। वेक्टर क्वांटिटी को किस किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हो? आपने उसको न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी, आपने उसको इनवर्ट्स बता दिया। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वे, आप उसको एरो से शो कर रहे हैं। ठीक है? वो एरो हेडेड लाइन आपके पास वेक्टर कहलाती है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि मेरे पास एक वेक्टर ये है। ठीक है? यस, ये एरो हेड इस तरह भी लग सकता है और ये एरो हेड ऐसे भी लग सकता है, लाइक इन सेंटर। जरूरी नहीं है कि एरो हेड उसकी टिप पे लगा। सही है? जहां पे एरो हेड लगाया जाता है दैट इज रेफर्ड एज द हेड और द टिप ऑफ द वेक्टर, and jahan on the other side is referred as the tail of the other vector। A vector is usually represented by any letter. It's denoted by any letter. For example, vector A represents a displacement of this magnitude, some magnitude। Vector F, वेक्टर एफ एज इन उस वेक्टर का एक नाम है, एक लेटर है जिससे आप उसे डिनोट करते हैं। ठीक है? अब यहाँ पे ये किस तरह रिप्रेजेंट कर रहा होता है? ये इस तरह रिप्रेजेंट करता है कि लेंथ जो होगी एरो लाइन की, दैट रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड। ठीक है? तो लेंथ ऑफ अ वेक्टर, लेंथ ऑफ अ वेक्टर represents the magnitude of vector quantity। ठीक है? आई होप डिफरेंशिएट कर पा रहे हो वेक्टर एंड वेक्टर क्वांटिटी। दूसरा, जो एरो है वो उस सिम्त में बनाए जाते हैं जिस सिम्त में वो एक्ट कर रही है। ठीक है ना? तो लेफ्ट, राइट, अप, डाउन, डायगोनल, व्हाटसोएवर डायरेक्शंस के ऊपर बड़ी तफसीली बात करनी है अभी हमने। तो मैंने कहा एरो ऑफ अ वेक्टर represent the direction
ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो आपके पास लेंथ रिप्रेजेंट कर रहा था मैग्नीट्यूड, एरो रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन। ठीक है, अब लेंथ किस तरह रिप्रेजेंट करेगा वो बात आपको याद होगी, लेकिन हम उसको, क्योंकि हमने कहा कि हम स्क्रैच पे पढ़ रहे हैं, तो हम उसको देख लेते हैं। तो लेंथ किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे? लेंथ किस तरह रिप्रेजेंट करेगी, या फिर मैंने कहा मैग्नीट्यूड। एक मेथड जो आप लोगों ने ओ लेवल्स में देखा था एंड विच इज रेयरली यूज, ये पहले मैं स्टेट कर दूं, दिस मेथड इज रेयरली यूज, एंड अगर कहीं यूज करने को दिया भी जाता है तो वो ऑप्शनल दिया जाता है, तो यू हैव एन ऑप्शन टू स्किप इट, लेकिन फिर भी हम बस जल्दी से रिकॉल कर रहे हैं। आपको याद होगा कि हम इसको इस तरह करते थे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको एक 100 न्यूटन की, लेट्स से 100 न्यूटन की फोर्स है, ठीक है, टुवर्ड्स राइट। अब देखिए, ये तो इसका हो गया मैग्नीट्यूड, ये हो गई इसकी डायरेक्शन। डायरेक्शन को तो बताना इस वक्त बहुत आसान है कि भाई एक एरो बना देंगे जो कि राइट हैंड साइड के ऊपर होगा, लेकिन द पॉइंट इज कि इसका जो मेरे पास मैग्नीट्यूड है वो न्यूटन है। न्यूटन को मैं लेंथ में किस तरह लेकर के आऊँ? तो उसका तरीकेकार आपको याद होगा कि हम एक स्केल बनाया करते हैं, और उस स्केल को अपनी गिवन स्पेस के हिसाब से हम यूनिट लेंथ, मतलब यूनिट लेंथ तो नहीं कर, हम सेंटीमीटर, यूनिट लेंथ एक्चुअली 1 मीटर को रेफर करता है, तो सेंटीमीटर के हिसाब से हम एक स्केल डिसाइड, एक की डिसाइड कर लिया करते थे। मैंने कहा जैसे 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके पास फॉर एग्जाम्पल 20 न्यूटन। अब ये की आ गई है ना मेरे पास, इस की के हिसाब से जो 100 न्यूटन का फोर्स है वो मुझे 5 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट होगा। तो मैंने ये यहाँ पे एक लेट से कि एक वेक्टर बना दिया 5 सेंटीमीटर का, ठीक है, लेट से कि 5 सेंटीमीटर का है, और इसकी मैंने डायरेक्शन दे दी टुवर्ड्स राइट। तो मैंने कहा दिस इज अ 5 सेंटीमीटर वेक्टर विच इज रिप्रेजेंटिंग 100 न्यूटन ऑफ अ फोर्स। ठीक है, अब डायरेक्शन की तरफ तफसीली शुरू करते हैं। मैंने कहा कि जो स्केल डायग्राम होती थी हमारी, जो कि ओलंपिक्स में हमने पढ़ी हुई थी और ओलंपिक्स में से काफी ज्यादा प्रैक्टिस की हुई थी, ये वाला जो मेथड है बहुत ही कम आप इस्तेमाल कर रहे होंगे, ठीक है ना। स्केल डायग्राम के हिसाब से बनाना एक ऑप्शनल वे के अंदर आता है, लेकिन एग्जामिनर से कुछ भी एक्सपेक्टेड नहीं, एग्जामिनर कभी भी कुछ भी उठा करके दे दे, वो बोल दे कि जनाब स्केल डायग्राम बना करके दे दो, तो एटलीस्ट हमें रिकॉल होना चाहिए कि स्केल डायग्राम है क्या। अब बात करें इसकी डायरेक्शन, तो वेक्टर क्वांटिटी है ना, वेक्टर की डायरेक्शन बहुत अहम पार्ट है। तो डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास 3 वेज हैं, ठीक है। हम 3 मुख्तलिफ तरीकों से अपनी डायरेक्शन को स्पेसिफाई करते हैं, और जरूरी नहीं कि 3 अलग अलग हो, हम तीनों को मिक्स एंड मैच करके भी कर रहे होते हैं। वो किस तरह है वो गौर से समझो। पहला तरीकेकार आपके पास इज पॉजिटिव इन नेगेटिव साइंस। पॉजिटिव इन नेगेटिव साइन एज इन कि हम वन ऑफ द डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं, लेट्स से कि मैंने राइट हैंड साइड को पॉजिटिव लिया, तो जो ऑपोजिट डायरेक्शन होगी लेफ्ट, उसको मैं नेगेटिव कंसीडर, अपवर्ड को मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ तो मैं डाउनवर्ड को नेगेटिव ले लूंगा, डायगनली टुवर्ड्स लेट्स से कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो वो क्या कहते हैं पॉजिटिव, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा नेगेटिव। अब ये स्टैंडर्ड वे क्या था? स्टैंडर्ड वे हम वो जो ग्राफिकल मैथड से हम उसको इस्तेमाल करते हैं। ग्राफिकल मैथड्स कौन से? देखिए, जो हमारे पास एक स्टैंडर्ड है ना, जब हमने ग्राफ्स पढ़े थे बचपन से लेके हम पढ़ते हुए आ रहे हैं तक, तो जब हम ग्राफ्स पढ़ते हैं तो बेसिकली स्टैंडर्ड हम ये बनाते हैं कि वर्टिकली अपवर्ड पॉजिटिव, वर्टिकली डाउनवर्ड नेगेटिव, राइट हैंड साइड हॉरिजॉन्टल पे पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड हॉरिजॉन्टल पे नेगेटिव। तो कुछ इस तरह के आपके पास ये पॉजिटिव डायरेक्शन हो, ये नेगेटिव डायरेक्शन हो, ये पॉजिटिव डायरेक्शन हो, ये नेगेटिव डायरेक्शन। तो इसका क्या मतलब है
एनी क्वांटिटी विच इज एक्टिंग अपवर्ड, जो पॉजिटिव कंसीडर की जाएगी, एनी क्वांटिटी विच इज एक्टिंग टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, पॉजिटिव कंसीडर की जा रही है। एनी क्वांटिटी विच इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स, नेगेटिव कंसीडर की जा रही है। एनी क्वांटिटी एक्टिंग लेफ्ट हैंड साइड पे, नेगेटिव कंसीडर की जा रही है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में मैंने कहा कि लेट्स से कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, मूव कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट है और कोई सा भी एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लग रही है, उसकी ड्राइविंग फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में, लेट्स से 1 किलो न्यूटन की, 1000 न्यूटन की, और एक है उसकी रेजिस्टिव फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। ठीक है, एक रेजिस्टिव फोर्स है, लेट्स से वो है 200 न्यूटन की, 200 न्यूटन की। तो अब अगर मुझे इसको इन रिटर्न लिखना है, तो मैं इस तरह कहूंगा कि जनाब जो फॉरवर्ड फोर्स है, मैंने इसको फॉरवर्ड फोर्स को कैपिटल एफ का नाम दे देता हूँ, फ्रिक्शन फोर्स को स्मॉल एफ का नाम देता हूँ। तो मैंने कहा जो फॉरवर्ड फोर्स है वो आपके पास लिखी जाएगी 1 किलो न्यूटन, कुछ भी नहीं लिखा तो इसका मतलब है कि यहाँ पे पॉजिटिव मौजूद है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन की शो कर रहे हैं, राइट हैंड साइड पर है। और फ्रिक्शनल फोर्स क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही थी, तो यहाँ पे मैं मेंशन करूंगा -200 न्यूटन के, मतलब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगी। सिमिलरली किसी चीज को ऊपर फेंका, अपवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन इस तरह करते हैं, जिस तरह हम ओ लेवल्स में भी इसकी एग्जाम्पल्स देखते गए हैं। ठीक है, दूसरा तरीकेकार हमारे पास, अच्छा याद रहे कि जो पॉजिटिव नेगेटिव है ये रेफरेंशियल है, हम डिसाइड कर रहे हैं। मतलब अगर मैं अपवर्ड को पॉजिटिव दे रहा हूँ तो मैं डाउनवर्ड को नेगेटिव दूंगा, और बहुत सारी केसेस जैसे आप देखेंगे जहां पे मैं डाउनवर्ड को पॉजिटिव कह दूंगा तो वहां पे मुझे अपवर्ड को नेगेटिव कहना पड़ेगा। पॉजिटिव एंड नेगेटिव बेसिकली फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड का बता है, अपवर्ड डाउनवर्ड का बता है। ठीक है ना। दूसरा है तरीका आपके पास, और जो मोस्ट कॉमनली यूज है, वो है एंगल्स। एंगल्स, अब एंगल्स के साथ साथ कि एंगल कहाँ से मेजर किया जाए। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, कोई भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के ऊपर मौजूद है, कुछ इस तरह। पॉजिटिव नेगेटिव तो मैंने उस वक्त इस्तेमाल कर लिया ना जब वो अलोंग दी वर्टिकल एक्सिस था या अलोंग दी हॉरिजॉन्टल एक्सिस था, वहां तो पॉजिटिव नेगेटिव का इस्तेमाल करना बिल्कुल आसान था मेरे लिए। लेकिन अब ऐसा हुआ कि ये मेरे पास आ गया एट अ सर्टेन एंगल। अब वो डिपेंड करता है कि एंगल कहाँ से मेजर किया जा रहा है। एंगल में भी मेजर फ्रॉम बोथ साइड्स। हो सकता है कि कोई ये बोले कि जनाब मैं एंगल मेजर करूंगा ये वाला, और इस एंगल को नाम दिया थीटा। हो सकता है कोई ये कहे कि जनाब मैं एंगल मेजर कर रहा हूँ यहाँ से, ऑल्दो द स्टैंडर्ड वे ऑफ मेजरिंग द एंगल इज फ्रॉम हॉरिजॉन्टल अंटिल एंड अनलेस आस्क्ड टू डू सो, आपने हॉरिजॉन्टल से ही करना, वरना आप एग्जामिनर खुद भी इसको वर्टिकल से भी कर सकता है। अब मैं, हम इसको रेफर किस तरह करेंगे, हम इसको रेफर करते हैं इस तरह, थीटा डिग्रीज, डायरेक्शन रेफर कर रहा हूँ, थीटा डिग्रीज फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, या फिर दूसरा तरीके का 5 डिग्रीज। फाइ इज अनदर यूनिट, सिंबल फॉर एंगल, जिस तरह थीटा होता है ना, तो बस डिफरेंशिएट करने के लिए फाइ यूज करते हैं। फाइ फ्रॉम वर्टिकल, मतलब एंगल कहाँ से रिकॉर्ड किया जा रहा है, दैट ओनली डिपेंड्स। अब क्या मतलब है कहाँ से रिकॉर्ड किया जा रहा है, देखिए बात ये है कि आप एंगल थीटा होने, जीरो होने का मतलब ये है, हॉरिजॉन्टल होने का मतलब ये है कि आपने अपना प्रोटेक्टर यहाँ कुछ रखा हुआ था, एंड दिस वाज योर जीरो, दिस वाज योर 90, एंड आप यहाँ से रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर रहे थे। ठीक है। एंगल वर्टिकल से होने का मतलब ये है कि आपने अपना प्रोटेक्टर कुछ ऐसे प्लेस कर रखा हुआ था, दिस वाज जीरो, दिस वाज 90, एंड आप यहाँ से रिकॉर्ड करना शुरू कर रहे हैं। सो दिस इज व्हाट फ्रॉम हॉरिजॉन्टल एंड फ्रॉम वर्टिकल। ठीक है। अब जाहिर है कि ये विद प्रैक्टिस और भी जरा एनहांस करेंगे हम इन चीजों को अपनी। थर्ड is through geographic poles,
ज्योग्राफिक पोल्स क्या है आपके पास? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। इंटरेस्ट इट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दिस थिंग। लगेगा ये बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन हर वर्टिकली अपवर्ड इज नॉट अ ज्योग्राफिक नॉट। ठीक है, ऑल्दो कि बहुत बारीकी वाले क्वेश्चंस कभी भी हम देखेंगे नहीं, बट स्टिल कॉन्सेप्ट के लिए हमारे जहन में होना चाहिए कि नॉट एवरी वर्टिकली अपवर्ड इज अ ज्योग्राफिक नॉट। तो ज्योग्राफिक नॉट्स अलग हैं। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। अब आपने क्वेश्चन इसके ओलेवल्स में ऑलरेडी देख चुके हैं मैं आप लोग इस टाइप के, कि यूजली क्या होता था कि आपके पास जो एरोप्लेन रिलेटेड या शिप रिलेटेड क्वेश्चंस होते थे उसमें नॉर्थ, साउथ एंड ईस्ट वेस्ट को हम इस्तेमाल किया करते थे। अच्छा, अब जरूरी नहीं है कि मैं नॉर्थ, साउथ एंड ईस्ट वेस्ट को इस्तेमाल करूं, मैं इनका इन बिटवीन का पार्ट भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैंने कहा कि ऐसी चीज जो कि एग्जैक्टली इन बिटवीन नॉर्थ एंड ईस्ट थी, साउथ वेस्ट थी, एग्जैक्टली इन बिटवीन, एंड मुमकिन है कि एग्जैक्टली इन बिटवीन यहाँ पर भी आए। ठीक है जी, तो एग्जैक्टली इन बिटवीन। तो बेसिकली ये क्या है आपके पास? अगर मैं इसकी बात करूंगा, एग्जैक्टली इन बिटवीन का मतलब है कि नॉर्थ ऑफ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट हम इसको मेंशन करेंगे, साउथ ईस्ट इसको मेंशन किया, साउथ वेस्ट इसको मेंशन कर रहे हैं, नॉर्थ वेस्ट इसको मेंशन कर रहे हैं। अब अक्सर ऐसा होता है कि एग्जामिनर मिक्सअप करेगा एंगल्स को एंड ज्योग्राफिक पोल्स को एक साथ। कैसे? मैं कह सकता हूँ कि नॉर्थ ईस्ट अगर पॉजिटिव है तो साउथ वेस्ट नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है जी, साउथ बीइंग नेगेटिव, नॉर्थ बीइंग पॉजिटिव। ठीक है, तो मिक्स एंड मैच चलेगा यहाँ। ये हद तक के एंगल्स इन ज्योग्राफिक नॉट को हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि आपने बेरिंग्स के अंदर देखा था। अब एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे दूं, मैंने आपसे कहा एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल पे मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट ऑफ सम मैग्नीट्यूड, लेट्स से 500 मीटर्स। अब डायरेक्शन को स्पेसिफाई करना देखिएगा कैसे कर रहा हूँ। मैं डायरेक्शन को स्पेसिफाई कर रहा हूँ ईस्ट ऑफ नॉर्थ। नहीं, मैंने कहा 30 डिग्रीज ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो देखो यहाँ पर ना मिक्स हो गया, एंगल्स भी आ गए और साथ ही साथ आपके पास ये भी आ गया। अब इसका क्या मतलब है पूरा देखें तो मसला नहीं है। आपके पास दिस इज द नॉर्थ डायरेक्शन, ये हो गई आपके पास नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, एंड ये हो जाती है आपके पास ईस्ट डायरेक्शन। अगर उसने बोला कि नॉर्थ ऑफ ईस्ट, सॉरी ईस्ट ऑफ नॉर्थ, तो इसका मतलब ये है कि एंगल 30 डिग्री इज फ्रॉम नॉर्थ। ठीक है, मैं इसको इनवर्ट अगर थोड़ा सा चेंज करूँ, मैं बोलूंगा 30 डिग्रीज फ्रॉम नॉर्थ, मतलब आपका जो एंगल मेजर हो रहा है, रेफरेंस पॉइंट जो एंगल का है वो नॉर्थ है। अच्छा, अब नॉर्थ से इधर भी बन सकता है 30 डिग्री, नॉर्थ से उधर भी बन सकता है 30 डिग्री। ये बताने के लिए कि इस तरफ है या इस तरफ है, उसके लिए हम लिखते हैं ईस्ट ऑफ नॉर्थ, टुवर्ड्स नॉर्थ, टुवर्ड्स नॉर्थ, सॉरी ईस्ट, ईस्ट ईस्ट, टुवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, ये थोड़ी सी बोरिंग बातें एमसीक्यूज के लिए आसानी क्रिएट करेंगी, ठीक है ना, इसलिए थोड़ी सी बोरिंग बातें हम लोग यहाँ पे करें। तो भाई ये हो गया 30 डिग्री, और जो भी इसका मैग्नीट्यूड था वो हमने लिखा। एंगल, हम अगर टारगेट था यहाँ पे एंगल को समझना, तो मैंने एंगल को यहाँ पे मार्क किया कि 30 डिग्रीज नॉर्थ से मेजर किया जा रहा है यहाँ पे, एंड नॉर्थ के ईस्ट साइड के ऊपर। सो दीज आर द वेज जिससे मैं अपनी डायरेक्शन को रेफर कर रहा हूँ।
दीज आर द वेज जिससे मैं ऊपर वाला जिससे मैग्नीट्यूड को रेफर कर रहा हूँ। तो ट्रस्ट मी, जो चीज जो नए नए मेथड्स हम लोग देखने वाले हैं ना यहाँ पर, ये वाली चीज कम से कम इस्तेमाल हो रही होगी, ये हम भरपूर तादाद के अंदर इस्तेमाल कर रहे होंगे, हमारे पास मल्टीपल एग्जांपल्स आने वाली हैं इसकी। ठीक है जी। तो आई होप यहाँ तक ये सारी बोरिंग बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। समझ में आई ये सारी चीजें या कोई सवाल यहाँ? क्लियर? चलो, अब आगे बढ़ते। हम दो प्रॉपर्टीज, वैसे तो वेक्टर की देखा जाए तो बेशुमार प्रॉपर्टीज है, बेशुमार तो करनी है लेकिन एक भी कुछ ना कुछ शुमार उनका किया जा सकता है, लेकिन बहुत सारी प्रॉपर्टीज। लेकिन हम दो ऐसी प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं जिसको हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे अपनी फर्दर कैलकुलेशंस के अंदर, ठीक है ना? वो हम देख रहे हैं प्रॉपर्टीज, बिल्कुल दो प्रॉपर्टीज देख रहे हैं सिर्फ, प्रॉपर्टीज ऑफ अ वेक्टर। याद रहे, मैं बार बार वेक्टर रेफर कर रहा हूँ तो मतलब हम उस एरो हेडेड लाइन की बात करें। प्रॉपर्टीज ऑफ अ वेक्टर। पहली प्रॉपर्टी ये है कि आप किसी भी वेक्टर को प्लेन ऑफ पेपर के ऊपर डिस्प्लेस कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट कि आप उसकी डायरेक्शन को चेंज ना करें और आप उसके मैग्नीट्यूड को चेंज ना करें। ठीक है, तो पहले इस बात को मैं लिख लेता हूँ, उसके बाद फिर हम जो है वो समझाऊंगा मैं इस बात को। पहली मैंने लिखा कि अ वेक्टर मे बी डिस्प्लेस्ड प्रोवाइडेड दैट its magnitude magnitude of the physical quantity as in the length of the vector and direction एज इन किसी एंगल पे था या जो भी डायरेक्शन उसकी थी, डायरेक्शन रिमेन्स अनचेंज्ड। अब फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक वेक्टर था, वेक्टर ए, कुछ ये, ठीक है। इस वेक्टर को हमें डिस्प्लेस करना, बता मुझे कहीं और बनाना था, मैंने इस वेक्टर को यहाँ बना दिया, ठीक है। मैं चाहूँ उसको एक नया नाम दे दूंगी डैश, ठीक है। मैंने इस वेक्टर को डिस्प्लेस किया फ्रॉम इट्स एक्चुअल पोजीशन टू अ न्यू पोजीशन, एंड ना मैंने इसकी डायरेक्शन चेंज की, एज इन जिस एंगल के ऊपर ये मौजूद था वो एंगल चेंज नहीं किया, एंड जिस लेंथ में ये मौजूद था उसी लेंथ पे मैंने इसको, ठीक है। अब ये देखो ये हम कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। हम देखो फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि मेरे पास ना दो तीन वेक्टर्स हैं और उनकी ओरिएंटेशन कुछ इस तरह की है। तो मैंने कहा कि एक वेक्टर है, अ, मेरे एक वेक्टर है कुछ इस तरह का, एक वेक्टर है कुछ इस तरह का, और एक वेक्टर है कुछ ये वाला, ठीक है। मैं इनके नाम दे देता हूँ ताकि रेफर करने का आसान हो जाए। मैंने कहा ये वेक्टर ए था, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है। तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट मीन्स? डिस्प्लेसमेंट मीन कि मैं इनकी पूरी ओरिएंटेशन को डिफरेंट कर दूं लेकिन इनकी डायरेक्शन और इनका जो लेंथ है उसको मैं चेंज नहीं करा। मैंने इसको यहाँ रख दिया, ठीक है। वेक्टर बी को उठा करके मैं यहाँ ले आया, That's it. मैंने पूरी ओरिएंटेशन चेंज कर दी। या फिर मैं वेक्टर सी को उठा करके यहाँ ले जाऊँ, मैंने ये ओरिएंटेशन चेंज कर दी, डजेंट मैटर, ठीक है ना? तो दिस इज व्हाट डिस्प्लेसमेंट मीन, और आप अभी अपनी प्रैक्टिस के अंदर देखोगे कि ये डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली कितने काम की प्रॉपर्टी है आपके पास, आप इसको बहुत ज्यादा यूज कर रहे होते, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी आपके पास,
A vector may be flipped. ठीक है, फ्लिप एज इन बिल्कुल उसका डायरेक्शन चेंज कर दिया। अब आप ये बोलोगे सर अभी तो थोड़ी देर पहले आप बोले थे डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहे, तो सुनिएगा। प्रोवाइडेड दैट a negative sign is placed. नेगेटिव साइन एज ए नेगेटिव साइन बता रहा हूँ, ये फ्लिप वेक्टर। मतलब मैंने कहा कि अगर एक वेक्टर आपके पास था, वेक्टर ए, मैंने अपनी जाती इस्तेमाल के सिलसिले में इसको, लेट्स से ये वेक्टर ए था, मैंने इसको फ्लिप कर दिया। तो जाती इस्तेमाल क्या भी आप देखेंगे एडिशन के अंदर हम इसको एक प्रॉपर्टी हम इसको यूज करेंगे। ठीक है, मैंने इसको कहा मैं इसकी डायरेक्शन चेंज कर, तो लेकिन डायरेक्शन चेंज एज इन सिर्फ फ्लिप कर रहा हूँ 180 डिग्री, बिल्कुल चेंज। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि आपने एंगल चेंज किया, आपने फ्लिप किया। तो यहाँ पे आप लिखोगे -a। तो ये माइनस साइन ये बता रहा है कि ये फ्लिप वेक्टर ए का। ठीक है, तो बहुत दफा ऐसा होगा कि हम अपनी कैलकुलेशन के अंदर जब हम एडिशन सब्ट्रैक्शन देख रहे होते हैं, पर स्पेसिफिकली सब्ट्रैक्शन देख रहे होते हैं, तो वहां पे हम इस चीज को इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दो वो काम की प्रॉपर्टीज हैं जो कि आप ऑलरेडी मेरे ख्याल से जानते हैं, डेफिनेटली जानते होंगे, लेकिन मैंने रिकॉल इसलिए किया क्योंकि हम इसको इस्तेमाल करेंगे। अब इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं ये गौर से सुनिएगा। अब वो पार्ट आ रहा है फाइनली, बोरिंग पार्ट से गुजर गए हम लोग, एंड बोरिंग पार्ट से गुजरने के बाद अब वो पार्ट आ रहा है जहाँ पे हमने इन सारी बातों को जो मैग्नीट्यूड वाली, जो डायरेक्शन वाली और जो ये वाली देखी हम लोगों ने, उसको हमने इस्तेमाल करना है। दैट इज एडिशन ऑफ वेक्टर। अब देखो एडिशन ऑफ वेक्टर क्या है, जिसको आप बचपन में एडिशन ऑफ वेक्टर कहते थे, आज भी एडिशन वेक्टर कह रहे हैं, गलत नहीं कहते थे, लेकिन वो है क्या? बेसिकली एडिशन ऑफ वेक्टर्स इज फाइंडिंग अ रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर किसे कह रहे हैं आप? रिजल्टेंट वेक्टर ऐसे कह रहे हैं कि भाई 2 3 4 5 जो हमारे पास बड़े सारे वेक्टर्स थे, 2 वेक्टर्स थे, 3 वेक्टर्स थे, 4 वेक्टर्स थे, उन सब का एक इक्वलेंट इफेक्ट होगा। ठीक है ना, उसे हम रिजल्टेंट का नाम देते हैं। उस इक्वलेंट इफेक्ट वाले वेक्टर को रिजल्टिंग वेक्टर, नेट वेक्टर का नाम दिया जा रहा है। उसको फाइंड आउट करने का, उस इक्वलेंट वेक्टर का, उस रिजल्टिंग वेक्टर को फाइंड आउट करने का नाम है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है ना, तो बेसिकली हम एल्जेब्रिक एडिशन नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम एक्चुअली रिजल्टेंट मालूम कर रहे हैं टेक्निकली। ठीक है ना, टेक्निकली। वैसे तो आप देखोगे एडिशन भी हो रही है यहाँ पे, लेकिन नॉट इन एवरी केस। तो व्हाट इज अ रिजल्टिंग वेक्टर? अ वेक्टर, अ सिंगल वेक्टर which gives the equivalent effect of two or more vectors। ठीक है, अब इस रिजल्टिंग को फाइंड आउट करने के मेथड्स क्या हैं? इस रिजल्टिंग को फाइंड आउट करने के हमारे पास मेथड्स हैं। एक वेक्टर ट्राइएंगल। ठीक है, वेक्टर ट्राइएंगल क्या, जहां पे हम हेड टू टेल मेथड को इस्तेमाल करते हैं, जहां पे हम कैलकुलेशन के लिए साइन एंड कोसाइन रूल को यूज कर सकते हैं। ठीक है, साइन एंड
कोसाइन रूल को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये रहेगा सिर्फ एक ट्राइंगल की हद तक, जहां पर आपके पास दो वेक्टर्स थे और उसका एक रिजल्टेंट बन रहा था जो कि ट्राइंगल बना रहे थे आपके पास, ठीक है ना। दूसरा, बहुत ही वर्सेटाइल, नया आप लोगों के लिए, एंड ये वो है जिस पे मेरा बहुत फोकस है ना, बहुत इंपॉर्टेंट, तो ये वो चीज है, वो क्या, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स पर मोस्ट प्रोबेबली हम लोग एक क्लास के गैप के बाद, मतलब टुडे इज वेंसडे, तो हम नेक्स्ट वेंसडे की जो हमारी क्लास है उस पर हम रेजोल्यूशन पे आएंगे। आज हम कल और उसके बाद एक और क्लास ऑफ प्रैक्टिस हम लोग देख रहे हैं, पहले वेक्टर ट्रायंगल, ठीक है ना। लेकिन उससे पहले, वेक्टर ट्रायंगल से भी पहले, एक बहुत ही बेसिक सी चीज, एडिशन के ऊपर बात करें। तो अगर मैं एडिशन के ऊपर बात करूं और हेड टू टेल रूल को देखूं, तो मुझे एडिशन के लिए पहले ये देखना पड़ेगा कि हमारे पास वेक्टर्स जो हैं वो पैरेलल हैं या नॉन पैरेलल हैं, और उसके हिसाब से मैं डिसाइड करूंगा कि मैं किस तरह करने वाला हूँ, इनका रिजल्टेंट किस तरह फाइंड आउट करने वाला हूं, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली आज हम सिर्फ पैरेलल वेक्टर्स की हद तक बात रखेंगे, ठीक है। तो मैंने कहा एडिशन ऑफ पैरेलल वेक्टर्स हम देखते हैं। एडिशन ऑफ पैरेलल वेक्टर्स बहुत आसान है यार, ये तो बस हम रिकॉल कर रहे हैं, समझ लें आप। देखो, पैरेलल वेक्टर्स एज इन द वेक्टर्स व्हिच एक्ट्स अलोंग द सेम लाइन या सेम एक्सिस, वेक्टर्स which act along same line और axis, ठीक है जी। अब ऐसे में क्या करोगे, आप उनको एल्जेब्रिकली ऐड या सबट्रैक्ट कर लोगे, वो बहुत आसान है आपके लिए, ठीक है ना। अब जैसे मैंने एग्जांपल दी, एग्जांपल एक ले लेते हैं, मैंने कहा कि एक वेक्टर था हमारे पास ये वाला, और एक वेक्टर है हमारे पास, ठीक है। इन दो वेक्टर्स को हमने करना है ऐड। मैं इनके मैग्नीट्यूड दे देता हूँ, मैंने कहा लेट्स से कि दिस वाज अ फोर्स ऑफ 30 न्यूटन्स एंड दिस वाज अ फोर्स ऑफ 40 न्यूटन। अब इसका मुझे निकालना है रिजल्टेंट वेक्टर। तो बेटा, पैरेलल वेक्टर्स है ना, तो आपने अल्जेब्रिकली ऐड कर दिया। अल्जेब्रिकली ऐड करने का मतलब ये है कि आपके पास हो जाएगा 30 + 40 एंड गिव्स यू 70। यहाँ पे देखो डायरेक्शन भी छुपी हुई है, कुछ भी नहीं लिखा, तो मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब अपवर्ड, तो आपने पॉजिटिव लेना होता है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा। तो जो रिजल्टिंग फैक्टर आपके पास बन रहे हैं बच्चे, वो आपके पास हो जाएगा 4, एंड ये आपके पास लेंथ भी उस हिसाब से आपने एडजस्ट कर दी, ठीक है। अब इसी में आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, तो मैंने कहा अच्छा यही चीज हॉरिजॉन्टल वेक्टर्स के लिए चलेगी, तो सब्ट्रैक्शन की एग्जांपल मैं हॉरिजॉन्टल से ले लेता हूँ। मैंने कहा लेट्स से कि अ वेक्टर वाज, पहले वेक्टर बनाने के उसके बाद मैंने डिसाइड कर लेंगे उसका। ये मेरे पास एक वेक्टर था, ये मेरे पास एक वेक्टर था, जैसे मैंने कहा था कि एरो जो है ना भाई सेंटर में भी बन सकता है, कोई कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं, ठीक है। इस वेक्टर को मैंने कहा कि कोई भी एक डिस्प्लेसमेंट थी ऑफ 600 मीटर्स लेट्स से, और एक दूसरा डिस्प्लेसमेंट आपके पास आ रहा था 800 मीटर्स का, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है इसकी, 800 मीटर्स। अब इन दोनों को ऐड करने का मतलब ये है कि आप रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हो। तो व्हाट इज द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा, इनका जो आपके पास रिजल्टिंग डिस्प्लेसमेंट आ रहा है वो अगेन अलजेब्रिक सम, आप इस तरह कर रहे हो, अलजेब्रिक सम आपने किया इसको 600। अब गौर से देखना, प्लस ये हर दफा नहीं करेंगे, आपके ब्रैकेट में प्लस लगा करके इसको इस तरह किया। ये माइनस साइन मैंने लगाया है ऑपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से,
ठीक है। तो भाई साहब ये आपके पास हो गया माइनस का 200। ये -200 का मतलब ये है कि ये तो हो गया रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। ये चीज आ गई आपके पास रिजल्टेंट की डायरेक्शन। ठीक है। तो रिजल्टेंट वेक्टर किस तरह बन रहा है? 200 मीटर्स का रिजल्टेंट वेक्टर है, डायरेक्शन आपके पास नेगेटिव साइड की। तो दिस इज व्हाट पैरेलल वेक्टर्स की एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन मींस, जो कि बहुत ही ज्यादा सारे ओलम्स में देखा हुआ था। अच्छा, ये ना सिर्फ मतलब वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मोशन वेक्टर्स के लिए, ये पैरेलल मतलब डायगोनल वेक्टर्स के लिए भी सकते हैं। डायगोनली अपर जा रहा था, डायगोनली डाउनवर्ड जा रहा था, तो आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, इसी तरह डायगोनली इधर जा रही है। ठीक है। चले, तो सो फार आज हम लोगों ने वेक्टर्स की बेसिक्स देखी। ठीक है ना। और बेसिक्स की जो बहुत बोरिंग बोरिंग बातें थी ना, वो हमने कवर अप कर ली। जो नेक्स्ट क्लास है हमारी हैपनिंग ऑन मंडे, ठीक है, उसके अंदर हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग चीजें देखने जा रहे हैं, दैट इज एडिशन वेक्टर ट्राइंगल्स के थ्रू। और हम उसमें साइन कोसाइन उनको भी कोशिश करेंगे रिव्यू करें, साथ ही साथ कुछ पास के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है।